हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम उड़ान पब्लिकेशन सीरीज में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर 2 का सेट नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत में बरकंदाज कौन होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था का संबंध किससे? मुंडा जनजाति से है। और इसमें बरकंदाज जो होता है गाँव का सिपाही होता है। पढ़ा के तहत जो है विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि लाल जो है सभा के वकील होते हैं। दारोगा को क्या कहते हैं? सभा की कार्रवाई का नियंत्रण कौन करता है? दारोगा। और पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान। तो ये सभी फैक्ट जो है याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ संदर्भ तथा कुछ सूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ और कुछ सूत्र के लेखक है डॉक्टर बीपी केसरी। बीपी केसरी ने अपनी पुस्तक छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ तथा कुछ सूत्र में नागवंशी शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। इसमें ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले 22 अधिकारियों का वर्णन किया गया है। तो बीपी केसरी जो है नागपुरी के विद्वान है और इन्होंने लिखा है छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ और कुछ सूत्र। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, किस जनजाति में यह कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है? तो ये उरांव जनजाति में ये कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। नेक्स्ट है चौथा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी की सहायता करने वाले सहायक को क्या कहते हैं? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध किससे है? संथाल जनजाति से है। और मांझी की सहायता कौन करता है? तो मांझी की सहायता करता है जोग मांझी। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? डी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कार्यों को संचालित करने के लिए मांझी की सहायता जोग मांझी द्वारा की जाती है। यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों में सलाह देता है। पांचवा है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? हो जनजाति में जो शासन व्यवस्था है उसे मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहा जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसका है? खड़िया जनजाति का है, खड़िया ट्राइब का ये। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उराव जनजाति की है। नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी जनजाति मतलब नागवंश की है। तो चलिए, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मान की शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं, खड़िया किस जनजाति की उपशाखा मानी जाती है? खड़िया जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? तो ये मुंडा जनजाति की उपशाखा है। अतः इनकी स्वशासन पद्धति जो है मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है, अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करने के लिए किस जनजाति में बड़ा मुखिया नामक पद है? तो बड़ा मुखिया नामक पद है कोरवा जनजाति में। कोरवा जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है और जाति से बाहर विवाद को सुलह करने के लिए जो होता है वो क्या कहलाता है? बड़ा मुखिया। कोरवा जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है। जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को बिटलाहा की सजा दी जाती है और उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आठवां, करमाली जातीय पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो करमाली से मैंने याद कराया था माली से मालिक, तो इसका आंसर हो जाएगा मालिक। करमाली जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है। मालिक का पद वंशानुगत होता है और इस व्यवस्था में परगना स्तर पर सत गवैया नामक पंचायत होती है। इसका कार्य अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करना है। तो इनका जो परगना स्तर पर सत गवैया नामक पंचायत होती है, सत गवैया। नेक्स्ट 9th नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से गलत की पहचान कीजिए। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1915 में, ये सही है। किसान सभा की स्थापना ठेवले उरांव ने 1930 में की थी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये भी सही है, इग्नेस बेक ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी। और आदिवासी महासभा की स्थापना 1939 में हुई थी, ये कथन गलत है। इग्नेस बेक और अन्य नेताओं के प्रयास से छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का विलय करके 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। थियोडोर सुरीन इस महासभा के अध्यक्ष बने थे। 9th हो गया। अब 10वां देखते हैं, किस व्यक्ति को प्रथम सदानी कहा जाता है? प्रथम सदानी कहा जाता है फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को प्रथम सदानी कहा जाता है। पुस्तक नागवंशावली में फनी मुकुट राय को प्रथम सदान कहा गया। तो प्रथम सदान कहाँ पे कहा गया है? पुस्तक का नाम है नागवंशावली और किसने लिखा है? बेनीराम मेहता ने लिखा है। नेक्स्ट 11वां, झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो सिमोन उरांव को जल पुरुष कहा जाता है। इनके द्वारा दर्जनों गाँव में जल संरक्षण का कार्य किया गया है। इनके प्रयासों से ही इन्हें 2016 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। झारखंड की किस विभूति को संगीत कला अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है? संगीत कला अकादमी द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है? सुधेंदु नारायण सिंह देव को। सुधेंदु नारायण सिंह देव झारखंड के कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने झारखंड के छऊ नृत्य को विश्व पटल पर पहली बार जो है प्रदर्शित किया था। कब किया था ईस्वी? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस जगह पे फांसी दी गई थी? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची में फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी? 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी, रांची जिला स्कूल के द्वार पर। 14वां है, किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में झारखंड के अलग राज्य का प्रस्ताव 17 बार रखा था? तो वो व्यक्ति कौन थे? सुशील कुमार बागो।
सुशील कुमार बागो का जन्म जो है 9 जून 1922 ईस्वी को सिमडेगा जिले में हुआ था। ये 1952 से लेकर 62 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और इन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग का 17 बार प्रस्ताव रखा था बिहार विधानसभा में। वर्ष 1968 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? N.O. होरू ने। नेक्स्ट देखते हैं 16वां नंबर, झारखंड की कौन सी जनजाति दक्षिण भारत से आई है? झारखंड की कौन सी जनजाति दक्षिण भारत से आई है? तो उराव जनजाति है, द्रविडियन मानी जाती है। इनका निवास जो है दक्षिण भारत में था और वे सबसे पहले छोटा नागपुर में आकर राजमहल क्षेत्र और पलामू क्षेत्र में बसे थे। नेक्स्ट है चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। इसका ट्रिक जो है मैंने बनाया हुआ है पर अभी मैंने अपलोड नहीं किया, एडिट करना मैं भूल जाती हूँ उसे। धार्मिक विशेषज्ञ और जनजाति, बैगा जनजाति चेरो जनजाति का धार्मिक विशेषज्ञ बैगा है, संथालों का नाइके, लाया किसका है? भूमि जनजाति का, और माल पहाड़िया का देवरी। नेक्स्ट है यूनेस्को ने छऊ नृत्य को किस वर्ष विरासत नृत्य घोषित किया? तो 2010। छऊ को 2010 में विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया गया। इसका पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सुधेंदु नारायण सिंह ने किया था। ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा। झारखंड में सर्वाधिक सदान किस जिले में है? झारखंड में सर्वाधिक सदान जो है धनबाद जिले में है। 20वां है झारखंड के लोकसभा सीटों में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जातियों के लिए जनजातियों के लिए 5 सीटें हैं। तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? झारखंड से 14 सीटें हैं, जिसमें से SC को 1 सीटें, ST को 5 सीटें और जनरल के लिए 8 सीटें हैं। झारखंड लोकसभा में सामान्य वर्ग के लिए 8 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट है 21वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गीत नहीं है? तो संस्कार गीत कौन सा नहीं है? देखिए विवाह एक संस्कार होता है तो ये संस्कार गीत होगा। झंझाइन जो है बच्चों के जन्म पर यानी जन्म संस्कार से जुड़ा हुआ है। और पावस गीत जो है ये ऋतु गीत है। पावस गीत जो है ऋतु गीत है, जबकि झंझाइन विवाह और देवी गीत संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं, जबकि पावस गीत है मानसून काल में पुरुषों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 22वां है झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मांदर झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। मांदर को और किस नाम से जाना जाता है? तुम्दक। तो लिख देते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तुम्दक। मांदर या तुम्दक झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसमें मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के दोनों सिरों पर चमड़ा मड़कर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की जैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौलखा मंदिर, देवघर। देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण जो है 1936 से 1948 ईस्वी के बीच किया गया था। यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण का खर्च जो है रानी चारूशीला ने उठाया था। नेक्स्ट है सिल्ली के राजा विनोद सिंह किस भाषा के गीतकार है? सिल्ली के राजा विनोद सिंह जो है कुरमाली भाषा के जानकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25वां है झारखंड की किस जनजाति को 18 हजारी के नाम से जाना जाता है? झारखंड की खरवार जनजाति को 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। खरवार झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है और खेरी झार से आने के कारण इनका नाम खरवार पड़ा है। ये स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहिताश्व का वंशज मानते हैं। सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहिताश्व की का वंशज खुद को यह मानते हैं। नेक्स्ट है 26वां नंबर, नागपुरी भाषा में महाभारत की रचना किसने की है? नागपुरी भाषा में महाभारत की रचना की है कंचन ने। कंचन रचनाकार की कौन कौन सी रचनाएं हैं? महाभारत, सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषा हरण, कृष्ण चरित्र और घासीराम जो है, घासीराम की रचना कौन सी है? नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, झूमर। घनीराम बख्शी की रचना है जीतिया कहानी। बीपी केसरी, कांटी, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। चलिए वैसे PDF में जो है अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, आप वहां से इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। चलिए 27वां नंबर है, कवि बिहारी लकड़ा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहारी लकड़ा की रचना है कुडुक डांडी। कुडुक डांडी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मुंडाज इन देयर कंट्री, किसने लिखा है? शरद चंद्र राय ने। 29वां है श्रमेव जयते। श्रमेव जयते किनकी रचना है? ये हो जाएगा जयनंदन की रचना है। श्रमेव जयते एही नगरिया में के ही विधि रहना, ये भी जो है इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट है 30वां, किस भाषा साहित्य में वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई देती है? वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई देती है पंचपरगनिया साहित्य में। पंचपरगनिया साहित्य में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता तथा वैष्णव भक्ति की झलक मिलती है। विनोद कवि को पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31वां, नेतरहाट विद्यालय लातेहार की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना जो है चार्ल्स नेपियर ने की थी। आंसर हो जाएगा ए। नेतरहाट विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1954 में।
नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की आधारशिला कब रखी गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही की आधारशिला 2015 में रखी गई थी। वर्ष 2015 में हजारीबाग के बरही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली का निर्माण कर समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है हिंदी विद्यापीठ कहाँ पे है, ये देवघर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में। नेक्स्ट है 34वां नंबर सवाल है, आशा किरण बारला का संबंध किससे है। इनका संबंध एथलेटिक्स से, दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज से संबंधित नहीं है। आशा रानी होरो, दीपिका कुमारी, झानू हंसदा और पुष्पा सिंह, इनमें से किसका संबंध तीरंदाजी से नहीं है। तो तीरंदाजी से संबंध नहीं है पुष्पा सिंह का। आशा रानी होरो, दीपिका कुमारी और झानू हंसदा तीरंदाज है, जबकि पुष्पा सिंह जो है वॉलीबॉल का खिलाड़ी है। पुष्पा सिंह वॉलीबॉल के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट है 37वां नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य नई पर्यटन नीति 2022 में क्या शामिल है। पहला, इसके तहत राज्य सरकार निवेशकों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर स्पेशल पैकेज देगी, ये सही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की सीमा तक 20 से 25% सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं, SC, ST एवं दिव्यांगों के लिए नीति में विशेष व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर क्या है, 37 का आंसर है डी। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है किस वर्ष को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो किस वर्ष को यानी किस पर्व को होना चाहिए, किस पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो वह भक्ता पर्व। भक्ता पर्व जो है बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य में मनाया जाता है और ये कहाँ पे होता है, तमाड़ क्षेत्र में। ये तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। इस पर्व को सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और गांव के पुजारी को कंधे पर उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कहाँ प्रभावी नहीं होता है। तो ये संथाल परगना में नहीं प्रभावित होता है, बाकी संथाल परगना के अलावा अन्य प्रमंडल में ये लागू होता है। तो ये 6 जिलों को छोड़कर बाकी सभी 18 जिलों में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40वां नंबर सवाल है, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी खेत को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे मुंडारी खुटकट्टीदार। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, खुटकट्टीदार अधिकार युक्त रैयत। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु अधिकार अर्जित किया, उसे क्या कहेंगे हम, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत। चलिए 41वां देखते हैं। CNT एक्ट 1908 में रैयत के कितने वर्गों का उल्लेख है। तो रैयत के 3 वर्गों का उल्लेख है। कौन कौन सा, अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत और खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। नेक्स्ट है CNT एक्ट 1908 के तहत काश्तकार के कितने वर्गों का उल्लेख है। तो काश्तकार के कितने वर्गों का उल्लेख है, भूधारक, रैयत, खुटकट्टीदार सभी है। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि को धारण करता हो, उसका लगान चुकाने का दायी हो, काश्तकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत भूधारक, रैयत और खुटकट्टीदार तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है CNT एक्ट 1908 में रैयत के जोत का लगान किन दशाओं में उपायुक्त द्वारा कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी परिस्थितियों में कम किया जा सकता है। क्या क्या है, यदि जोत का स्वामी सिंचाई का प्रबंध करने में असफल हो, यदि रैयत द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र उस क्षेत्र से कम है जिसके लिए उसके द्वारा पूर्व में लगान का भुगतान किया गया है, यदि वर्तमान लगान के जारी रहने के दौरान मुख्य खाद्य फसलों के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गई हो। 44 है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है। तो 90 दिन के भीतर की जा सकती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील 90 दिन के भीतर की जा सकती है। नेक्स्ट है 45 नंबर है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत लगान में कमी की जा सकती है यदि जमींदार नोटिस के कितने माह के अंदर सिंचाई संबंधित व्यवस्था करने में असमर्थ रहा हो। इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत रैयत को लगान एवं ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी को भुगतान करते समय रसीद पाने के लिए कितना शुल्क देना होगा। तो ये निःशुल्क होगा। 46 का आंसर हो जाएगा डी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत रैयत को लगान एवं उसका ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी या उसके अभिकर्ता को भुगतान करते समय निःशुल्क रसीद पाने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत ग्राम के जमाबंदी रैयत में कम से कम कितने रैयतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। तो ये मैंने कल ही बताया था, 2/3। और नियुक्ति के बारे में कौन सा धारा में था, ये मैंने याद कराया था ट्रिक से, धारा 5 में।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत रैयतों को अपनी निजी जोत में वृक्ष के संदर्भ में कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो वृक्ष से संबंधित धारा कितना में दिया हुआ है? 17 में। कल मैंने ट्रिक से याद कराया आपको। चलिए कौन कौन सा है ये भी मैंने बताया था। पहला है, रैयत अपनी जोत में स्थित किन्हीं वृक्षों या बांस के फूल, फल और उत्पादों का उपयोग कर सकता है। हाँ, रैयत को अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने और रेशम कीट पालन का अधिकार, ये भी सही है। रैयत अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी जोत पर स्थित महुआ के वृक्ष को नहीं काट सकता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो मैंने ट्रिक से आपको बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से बहुत सारे जो है मैंने ट्रिक से याद करवाया है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई कितनी है? छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है 760 मीटर। नेक्स्ट है 50 नंबर, झारखंड में पाट क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है, तो ये सही है। दूसरा है, इस पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग डोन तथा निचला भाग ताड़ कहलाता है, ये गलत दिया हुआ है। ऊपरी भाग जो है ताड़ कहलाता है और निचला भाग डोन कहलाता है, ये उल्टा दिया हुआ है। पाट क्षेत्र का समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर है औसतन। पाट क्षेत्र को प्रमुख पहाड़ियां सानू और सारू है, तो ये भी सही है। ऑप्शन हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का दक्षिणावर्ती नदी नहीं है? तो सोन नदी जो है दक्षिणावर्ती नदी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, बूढ़ा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? बूढ़ा नदी का उद्गम स्रोत है महुआदाड़ लातेहार। बूढ़ा नदी का उद्गम स्रोत है महुआदाड़ लातेहार है। यह नदी झारखंड में सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। 53 है, झारखंड आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा 85%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के 85% भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। 54 है, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आई थी? तो ये 2015 में आई थी। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए तैयार किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना, तकनीकी उन्नयन, विपणन नेटवर्क का विकास करना तथा अनुदान एवं रियायत प्रदान करना। नेक्स्ट है 55वां, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के प्रावधानों के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए शराब बिक्री करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ये 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष है, इसलिए यह कथन ही गलत हो गया। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब कथन पढ़ लेते हैं एक बार। राज्य में शराब के प्रचार एवं प्रसार पर प्रतिबंध है, ये सही है। शराब की बोतलों पर अंकित किया जाएगा कि मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य के वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी इसका उद्देश्य है कुशल कामगारों का निर्माण करना, 5 लाख रोजगार सृजित करना, आयात को प्रोत्साहित करना। 57 है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 में अधिकतम कितने रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? 10 करोड़ रुपए। 58 है, झारखंड राज्य की निर्यात नीति 2015 के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य कितना है? 2%। 59 है, झारखंड की सौर ऊर्जा नीति 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस नीति में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने में जरेडा सहयोग कर रहा है, ये कथन सत्य है। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 5 वर्षों के लिए बनाई गई है और इस नीति में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 60वां नंबर सवाल है, सिमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर है पलामू। 61 है, भारत का पहला तांबा उद्योग घाटशिला में कब स्थापित हुआ था? 1924 ईस्वी में। झारखंड में घाटशिला सिंहभूम में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में स्थापित हुआ था। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ने 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की थी। 62वां है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जपला में की गई थी। और जपला कहाँ पे? पलामू में, 1921 ईस्वी में। झारखंड की सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी कौन सी है? तो ये है दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। 64, झारखंड में बिहार इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कहाँ स्थापित की गई है? झारखंड में बिहार इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की स्थापना मधुपुर देवघर में की गई है। नेक्स्ट है पालकोट अभयारण्य कहाँ पे? पालकोट अभयारण्य गुमला जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। बिरसा मृग विहार कहाँ पे है? बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी में। नेक्स्ट है झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये प्रीवियस सेट में भी हमने देखा है 20 दिसंबर 2007। उसमें जो है 2007 सारे ऑप्शंस में थे लेकिन डेट पूछा गया था, तो इसका डेट याद रखिए 20 दिसंबर 2007 को की गई थी। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना आदि है।
शहीद निर्मल महतो पार्क झार पार्क के अंतर्गत कहाँ पे स्थापित किया गया है? शहीद निर्मल महतो पार्क जो है हजारीबाग जिला में। नेक्स्ट है हरी पहाड़ी नामक झील किस अभयारण्य में स्थित है? ये क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हो चुका है। तोपचाची अभयारण्य धनबाद में। देश का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ पे है? तो ये सब जो है बेसिक सवाल, ये सब आपको आना ही चाहिए। यह है पूर्वी सिंहभूम में। और कब पहला हाथी रिजर्व कहाँ मतलब बना था? पूर्वी सिंहभूम में। और कब? 2001 में। सुगा काटा जलप्रपात कहाँ पे है? सुगा काटा जलप्रपात सिमडेगा में है। 72 है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था 28 मई 2010 को, और इस प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत की गई थी। किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से झारखंड में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया गया है? विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन 2015। झारखंड राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? तो ये है 75 और 25। 75वां है झारखंड के आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र कौन सी संस्थान से जुड़ी है? तो ये जो है इनमें से सभी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय खनन स्कूल और बीआईटी मेसरा से जुड़ी हुई है। झारखंड में आपदा की पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उसके प्रभाव को न्यून करने के लिए आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का सृजन किया गया है। नेक्स्ट है 76 झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, राज्य में आपदा के न्यूनीकरण हेतु ढांचागत क्षमता का विकास करना, प्रशासनिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। आंसर है डी। 77 है इन निम्नलिखित में से कौन सी कोयला परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो गया था, आपको याद हो गया होगा। राजमहल, रजरप्पा, झरिया, ये तीनों जो है इसके झरिया, रजरप्पा, राजमहल के अतिरिक्त दामोदर और कतरास परियोजना, ये सभी परियोजनाएं जो है विश्व बैंक की सहायता से संचालित हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है 78 मूरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। झारखंड के मूरी में स्थित इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1948 में की गई थी। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना तथा दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। इस संयंत्र को लोहरदगा एवं पलामू से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। 79 है 1973 में स्थापित पतरातू ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो यह रामगढ़ जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में शिक्षा पर लगभग कितना प्रतिशत राशि को आवंटित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। शिक्षा पर लगभग 12.8%, स्वास्थ्य पर 9.8% और ग्रामीण विकास पर 13.39%, सड़कें और पुल पर 5.71%। 81 है वर्ष 2023-24 के बजट में किन दो जिलों में नए डेयरी प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो किन जिलों में? गिरिडीह और जमशेदपुर में। झारखंड में दामोदर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? दामोदर महोत्सव का आयोजन 30 मई को किया गया। 30 मई को झारखंड में दामोदर नदी के किनारे दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य है दामोदर नदी का संरक्षण करना। 83 है झारखंड में चलाए गए मुखबिर योजना का उद्देश्य है, यह भी 50 बार रिपीट हो चुका है, बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना। नेक्स्ट है झारखंड में वर्ष 2017 में शुरू की गई तेजस्विनी योजना का क्या उद्देश्य है? पहला है 14 से 25 वर्ष की किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इनमें से सभी का ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड सरकार द्वारा 8 मार्च 2017 को तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। 85 है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत कितने ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है? तो ये जो है 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। 86 है संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। तो 6 जिले में कौन कौन सा है? दुमका तो दुमका है। दुमका के अलावा देवघर, खूंटी, पहले तो बता दूं खूंटी इसका आंसर है। खूंटी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। गोड्डा, तो और मैं बता देती हूँ साहेबगंज, जामताड़ा और पाकुड़। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है चतरा। तो ये सब जो है बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो बिल्कुल आपको आना ही चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए इसका आंसर। नेतरहाट को किस अंग्रेज अधिकारी ने ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए विकसित किया था? तो नेतरहाट को एडवर्ड गेट ने विकसित किया था। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर सवाल। 89 सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति M.Y. इकबाल। नेक्स्ट किस जनजाति में गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता है? तो खोंड जनजाति में मुखिया को गोटिया कहा जाता है। खोंड जनजाति में गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। ये गांव के सभी विवादों का समाधान करता है। वर्तमान में इस जनजाति में यह पद विद्यमान नहीं है। लास्ट 10 सवाल करते हैं।
छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1879 में। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम आया था 1869 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में। और छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहाय योजना के उद्देश्य है। सहाय योजना का क्या उद्देश्य है? तो पहला है, इस योजना में 14 से 19 वर्ष के युवा नामांकन करा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य माओवादी प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल कूद के क्षेत्र में बढ़ावा देना है। शुरू में इस योजना को सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला और सिमडेगा में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कथन सत्य है। द कन्फ्यूज्ड माइंड पुस्तक के लिए किन्हें एशिया का गोल्डन बुक अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? ये पहला नंबर सेट में ये क्वेश्चन था, मुझे याद है। इसका आंसर हो जाएगा निवेदिता डांग। झारखंड की आदिवासी युवती निवेदिता डांग को उनके द्वारा लिखी गई किताब द कन्फ्यूज्ड माइंड के लिए गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की नई कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है रंजीता हेम्ब्रम को बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ए। वहीं महासचिव के पद पर 5वीं बार जेपीएससी बैच के अधिकारी राहुल कुमार को नामित किया गया है। 95 है, झारखंड की किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के कौन सी नदी होगा? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी झारखंड के सबसे लंबा पुल 2340 मीटर मयूराक्षी नदी पर बनाया जा रहा है। यह पुल दुमका सदर प्रखंड के मसलिया प्रखंड के मक्करमपुर को जोड़ते हुए मानसरोवर पथ को कनेक्ट करती है। 96 नंबर सवाल है, संथाल परगना का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संथाल परगना का इतिहास के पुस्तक के लेखक है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। ये भी क्वेश्चन जो है 2-3 बार रिपीट हुआ है। संथाल परगना का इतिहास पुस्तक के लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है और इस पुस्तक के लेखक है सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। 97 है, 10वीं छोटा नागपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है 98, द पीपुल लीडर नामक किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? द पीपुल लीडर है सरयू राय के जीवन पर। वर्तमान विधायक सरयू राय के जीवन पर आधारित पुस्तक है द पीपुल लीडर का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो के द्वारा किया गया। तो जिस समय जब मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन उस समय के है ये पुस्तक। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 40 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा कितना पेंशन प्रतिमाह दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000। आज का आखिरी प्रश्न है 100 नंबर। झारखंड में आयोजित 32वीं जूनियर थ्रो बॉल प्रतियोगिता के बालिका वर्ग के विजेता कौन सा बना? तो बालिका वर्ग के विजेता बना हरियाणा। रांची में आयोजित 32वीं जूनियर थ्रो बॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बालिका वर्ग का खिताब हरियाणा ने कर्नाटक को हराकर जीत लिया। वहीं पुरुष का फाइनल हरियाणा ने मुंबई को हराकर जीता। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखिए एक बार आप उत्तर माला देखिए और व्याख्या भी मैं दिखाती हूँ। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करते रही हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो धन्यवाद।